नमस्कार दोस्तों, बेस्ट वे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है कोशिका विभाजन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिका किस प्रकार विभाजित होती है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। कोशिका विभाजन की जो अवधारणा है, सबसे पहले वो किसने दी थी? कोशिका विभाजन की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? सबसे पहले अवधारणा देने वाले थे कौन थे? रुडलोफ विर्चोफ। कौन थे? रुडलोफ विर्चोफ। इन्होंने कहा था कि हर कोशिका यानी कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। यानी कि कोई भी कोशिका है, जैसे ये कोशिका है तो ये कैसे बनी? इससे पहले कोई कोशिका थी, इसकी पूर्ववर्ती कोशिका, इस कोशिका से ये कोशिका बनेगी। यानी कि रुडलोफ विर्चोफ ने बताया था कोई भी कोशिका है, हर कोशिका यानी कि प्रत्येक कोशिका है वो अपनी पूर्व स्थित कोशिका से बनती है। यानी कि इस कोशिका से ये कोशिका बनी। यानी कि हम इस प्रकार बोल सकते हैं द न्यू सेल ओरिजन फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। यानी कि नई कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है? पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। एक जो कोशिका होती है उसका एक निश्चित आकार होता है। एक निश्चित आकार ग्रहण करने के बाद में वो विभाजित हो जाती है। कोई भी कोशिका है, जैसे जैसे ये कोई कोशिका है, तो ये कोशिका एक निश्चित आकार ग्रहण करने के बाद में इसमें क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? विभाजन होगा। ये कोशिका विभाजन के बारे में आपको जानकारी रखनी है कि कोई भी कोशिका है एक निश्चित आकार ग्रहण करने के बाद में क्या कर लेती है? विभाजन कर लेती है। जो नई कोशिका बनती है जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये कोई कोशिका है और एक ये कोशिका है। मान लीजिए कितनी, इसको मैं मिटाता हूँ एक बार। जैसे ये कोशिका है, अब ध्यान दें, इस कोशिका से एक तो ये कोशिका बनी और एक ये कोशिका बनी। तो अब न्यू सेल कौन कौन सी है? ये दोनों क्या है? न्यू सेल है। तो जो नई कोशिकाएं बन रही है उनका क्षेत्रफल तो होगा अधिक और इनका आयतन होगा कम। ये ध्यान रखना है। जो इनका एरिया होता है वो तो क्या होता है? इनका एरिया जो होता है वो अधिक होता है। इनका एरिया अधिक और वॉल्यूम क्या होता है? इनका कम होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एरिया क्या होता है? अधिक होता है और इनका वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। ये नई कोशिकाएं बन रही है। ये तो पहले वाली पुरानी कोशिका थी, मात्र कोशिका। और जो ये कोशिकाएं बनी है इनको बोलते हैं पुत्र या डॉटर सेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? डॉटर सेल्स बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये कोशिका विभाजन क्यों करती है? तो इसका एक वैज्ञानिक कारण है कि कोई भी, जैसे ये कोई कोशिका है तो ये विभाजन क्यों करती है, इसका कारण है। तो सुनना है आपको उस कारण को, क्या कारण है। इस कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। और जो कोशिका होती है उस कोशिका में जो ये कोशिका झिल्ली है और ये केंद्रक झिल्ली होगी, केंद्रक के चारों ओर इस प्रकार। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो ये द्रव्य भरा रहता है इसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य का अनुपात जब बदल जाता है, जब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है जब ये बदल जाता है, तब कोशिका अपने आप को स्थिर रखने के लिए डिवीजन कर लेती है। ये ध्यान रखना है। ये वैज्ञानिक कारण है कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के अंदर एक निश्चित अनुपात होता है। जब ये अनुपात बदल जाता है
तो ये कोशिका क्या कर लेती है, विभाजन कर लेती है। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में अवश्य रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार, यानी कि कोशिका विभाजन है ये कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो कोशिका विभाजन ये कितने प्रकार का होता है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। 1, 2 और 3। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक तो होता है असूत्री विभाजन। कौन सा, असूत्री विभाजन। एक होता है, आपने सुना होगा तो समसूत्री विभाजन। कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन 3 प्रकार का होता है। अब हम शुरू करते हैं किसको, हम शुरू करेंगे असूत्री विभाजन को। किसको शुरू करेंगे, असूत्री विभाजन को। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जब ये विभाजन होता है किस प्रकार का, असूत्री विभाजन जो होता है, इसमें क्या होता है, केंद्रक व कोशिका द्रव्य है वो साथ साथ विभाजित होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो जो जैसे ये कोई भी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक छोटा सा क्या है, केंद्रक है। इसके अंदर क्या है, केंद्रक है। तो ये केंद्रक और ये कोशिका दोनों, केंद्रक और जो इसका कोशिका द्रव्य है दोनों, यानी कि साइटोप्लाज्म, ये दोनों साथ साथ अगर विभाजन कर रहे हैं तो उस विभाजन को हम कौन सा विभाजन कहते हैं, असूत्री विभाजन कहते हैं। मैंने क्या बताया, अगर केंद्रक और कोशिका द्रव्य साथ साथ विभाजित होते हैं तो ऐसा विभाजन असूत्री विभाजन कहलाता है। इसके अंदर जो विभाजन की अवस्थाएं होती है, देखिए इसके अंदर असूत्री विभाजन के अंदर जो विभाजन की अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, आपने सुना होगा एनाफेज, और एक होती है टिलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज ये अवस्थाएं असूत्री विभाजन के अंदर नहीं पाई जाती है। ध्यान दें, ये अवस्थाएं नहीं पाई जाती है किसके अंदर, असूत्री विभाजन के अंदर। क्योंकि एग्जामिनर कथन बना कर देगा कि इसमें ये अवस्था पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती है, इसके अंदर ये साथ साथ विभाजित नहीं होते हैं, ये होते हैं। तो कथनों के अंदर है आपको दिक्कत होगी, इसलिए आपको पूरा ज्ञान है वो लेना है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य इसके अंदर एक साथ साथ विभाजित होते हैं। और विभाजन की जो अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज, जिनको हम हिंदी के अंदर पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था कहते हैं, ये नहीं पाई जाती है। और इसका जो उदाहरण होगा, ये असूत्री जो विभाजन है ये किस में पाया जाता है, ये असूत्री विभाजन है ये प्रोकैरियोट्स जो जीव होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स मतलब जैसे जीवाणु हैं, इसके अलावा आपके माइकोप्लाज्मा हैं, नीले हरे शैवाल हैं, इनके अंदर ये पाया जाता है। नीले हरे शैवालों को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है सब। तो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा वगैरह, इनके अंदर ये असूत्री विभाजन पाया जाता है। तो ये नॉर्मल है, बहुत इसके अंदर आपको जानकारी ये हासिल रखनी है, परंतु है इम्पोर्टेंट। इसके बाद में हम शुरू करते हैं कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन है, इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोला जाता है इसको बच्चों, माइटोसिस बोला जाता है। माइटोसिस है वो समसूत्री विभाजन को बोला जाता है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसकी खोज के बारे में वगैरह के। तो हम इसमें खोज के बारे में, भाई इसकी खोज है वो किसने की थी, तो इसकी सबसे पहले वो खोज है, सबसे पहले खोज किसने की थी,
तो सबसे पहले खोज है वो किसने की थी? फ्लेमिंग एक नाम का वैज्ञानिक था। क्या नाम था? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। तो समसूत्री विभाजन के अंदर बच्चों क्या होता है? समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है? तो समसूत्री विभाजन के अंदर जैसे ये कोई कोशिका है, तो समसूत्री विभाजन के अंदर एक कोशिका जो ये इसको हम बोलेंगे मात्र कोशिका, ये मात्र कोशिका, इनको हम बोलेंगे पुत्री कोशिका, इसको भी हम बोलेंगे पुत्री कोशिका। यानी कि एक मात्र कोशिका कितनी कोशिकाओं के अंदर है? वो बंट जाती है दो कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है। यानी कि ये ज्ञान रखना है, समसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका है वो दो पुत्री कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है? दो कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है? दो कोशिकाएं बनती है एक कोशिका से। यानी कि जो मदर सेल है वो कितनी कोशिकाओं के अंदर बन जाती है? दो कोशिकाओं के अंदर बंट जाती है। अब बात रही जैसे इस कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र है, जैसे इस कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र है? 46। तो हमेशा ध्यान रखना है समसूत्री विभाजन के नाम से ही स्पष्ट है कि सूत्र का मतलब है गुणसूत्र, सम का मतलब है समान। यानी कि इस कोशिका के अंदर जब विभाजन होगा समसूत्री, तो पुत्री कोशिकाओं के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 ही होगी। इसीलिए इससे विभाजन को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अब ये समसूत्री विभाजन है ये किस में पाया जाता है? यानी कि ये कहाँ पर होता है? समसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? जैसे ये मनुष्य का शरीर है, तो मनुष्य के शरीर के अंदर जनन कोशिकाओं को छोड़कर, हालांकि जब जनन गैमिट से बनने की क्रिया होती है वहां पर भी समसूत्री विभाजन होता है, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि सामान्यतः जो समसूत्री विभाजन है वो कायिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वेजिटेटिव सेल्स के अंदर पाया जाता है। कायिक कोशिकाओं के अंदर है वो समसूत्री विभाजन होता है। जैसे किसी मनुष्य के हाथ की कोशिका के अंदर विभाजन हो रहा है, तो वो कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ये होता है समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन का हम डिटेल से हम जानकारी इसके अंदर हासिल करेंगे। अब हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन के अंतर्गत एक चक्कर होता है, कोशिका चक्कर। क्या होता है? कोशिका चक्कर होता है। सेल साइकिल जिसको हम बोलते हैं, सेल साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, विभाजन से पहले है कोई भी मात्र कोशिका, जैसे ये मात्र कोशिका है, जब ये विभाजन नहीं कर रही होती है, यानी कि विभाजन से पहले हम बात कर रहे हैं विभाजन से पहले की, तो विभाजन से पहले मात्र कोशिका है ये विरामावस्था में होती है, यानी कि इसके अंदर कोई भी हलचल नहीं होती है। इस अवस्था में ये वृद्धि करती है, यानी कि ग्रोथ करती रहती है ये कोशिका। विभाजन से पहले एक कोशिका है, यानी कि इसको मात्र कोशिका कह सकते हैं, ये क्या करती रहती है? वृद्धि करती रहती है। और आगे जब ये इसको क्या करना है, आगे चलकर इसको विभाजन करना है, यानी कि कितनी कोशिकाओं के अंदर बंटनी है? दो कोशिकाओं के अंदर बंटनी है। तो ये आगे चलने के बाद में विभाजित होगी, इसलिए विभाजन की से तैयारी करनी होगी इसको। तो कोशिका चक्कर है, तो इस कोशिका चक्कर के अंदर क्या होता है? कोई भी विभाजन से पूर्व मात्र कोशिका है वो पहले विराम अवस्था में होती है, और इस अवस्था में ये वृद्धि करती रहती है। विभाजन के लिए इसको जो आवश्यक पदार्थ है, अब विभाजन आगे होगा तो विभाजन से पहले ये आवश्यक जो भी पदार्थ है यौगिक है, जैसे डीएनए वगैरह आदि का क्या कर लेती है? पहले संश्लेषण कर देती है। इसके बाद ये इसके केंद्र का है विभाजन होता है, और इसके बाद केंद्र कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तथा अंत में है वो मात्र कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पैटर्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले कोशिका विभाजन की तैयारी होगी। कोशिका विभाजन की सबसे पहले क्या होगी? तैयारी होगी। तैयारी होने के बाद में केंद्र का विभाजन होगा, और केंद्र के विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा। तो अब आगे हम देखते हैं। तो
जब ये कोई भी मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं के अंदर टूट जाती है तो इसके साथ ही पुत्री कोशिका पुनः विराम अवस्था में आ जाती है। जैसे ये कोशिका है तो ये टूट गई कितनी कोशिकाओं के अंदर, दो कोशिकाओं के अंदर, तो ये क्या है पुत्री कोशिका। ये पुत्री कोशिकाएं पुनः अपनी कौन सी अवस्था में आ जाएगी, विराम अवस्था में। पहले ये विराम अवस्था में थी, इसने विभाजन करके कितनी कोशिकाएं बना ली, दो। अब ये जो दो पुत्री कोशिकाएं बनी है ये भी क्या आ जाती है, विराम अवस्था के अंदर आ जाती है। इस प्रकार ये चक्कर है वो चलता रहता है। इस प्रकार जो ये चक्कर है ये चलता रहता है। ये विराम अवस्था के बाद में तैयारी करेगी, फिर ये खुद दो भागों के अंदर बंट जाएगी। तो जो ये चक्कर चलता रहता है इसी चक्कर को हम क्या बोलेंगे आगे चलकर, कोशिका चक्कर यानी कि सेल साइकिल बोला जाता है। तो सेल साइकिल क्या होती है कि एक कोशिका है वो पहले है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में, यानी कि कोशिका विभाजन की वो तैयारी कर रही है। और इसके बाद में वो उसका केंद्रक है वो डिवीजन होता है। इसके बाद में उसका कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और कोशिका कितने भागों के अंदर बंट जाती है। तो फिर ये जो दो कोशिकाएं बनेगी मात्र कोशिकाएं, ये वापिस विराम अवस्था में चली जाएगी। तो इस प्रकार ये चक्कर है वो निरंतर चलता रहता है सजीव के अंदर। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोशिका चक्कर कहते हैं, सेल साइकिल बोला जाता है। अब हम आगे देखेंगे जो कोशिका चक्कर है इसको तीन भागों के अंदर बांटा गया है। जो कोशिका चक्कर है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोशिका जो चक्कर होता है इसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है, कोशिका चक्र को तीन भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं विरामावस्था। क्या बोलते हैं, विरामावस्था बोलते हैं, जिसको हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज। क्या बोला जाता है, इंटरफेज। इसके बाद में विराम अवस्था के बाद में जो ये भाग आता है उसको हम बोलते हैं केंद्रक का विभाजन। क्या बोलते हैं, केंद्रक का विभाजन। और विज्ञान की भाषा में इसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या बोला जाता है, कैरियो, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। कैरियो का मतलब केंद्रक होता है। और नंबर 3 जो भाग है उसको बोला जाता है कोशिका विभाजन, यानी कि अब कोशिका दो टुकड़ों के अंदर बंट जाएगी, कोशिका विभाजन जिसको हम बोलते हैं। इसमें मुख्य तौर से जो साइटोप्लाज्म होता है उसका विभाजन होता है, क्योंकि केंद्रक तो पहले ही विभाजित हो गया। अब इसके अंदर कोशिका विभाजन के अंतर्गत साइटोप्लाज्म है वो दो भागों के अंदर बनता है, जिसकी आगे हम चलकर विद्या में पढ़ेंगे। तो इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कोशिका विभाजन को साइटोकाइनेसिस। कोशिका चक्कर को तीन भागों के अंदर बांटा गया है। विरामावस्था जिसको हम इंटरफेज कहते हैं, इसके बाद में केंद्र का विभाजन होगा, इसके बाद में कोशिका जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन होगा, जिसको हम विज्ञान की भाषा में साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये तीनों जो भाग है उनको अंग्रेजी में इंटरफेज, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक विभाजन और जो कोशिका विभाजन होता है, यानी कि 2 नंबर और जो 3 नंबर जो भाग हैं इनको हम सम्मिलित रूप से एम फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको सम्मिलित रूप से जो दूसरा जो केंद्रक विभाजन है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है, इनको संयुक्त रूप से यानी कि इनको दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, इनको एम फेज कहा जाता है। यानी कि इंटरफेज के बाद में क्या आता है, एम फेज आता है। यानी कि जो ये दो भाग है इनको क्या बोला जाता है, इन दोनों भागों को एम फेज कहा जाता है। यानी कि इंटरफेज के बाद में क्या आएगा, एम फेज आएगा। अब हम देखेंगे इंटरफेज को। इंटरफेज की फुल डिटेल हम जानकारी हासिल करेंगे। इंटरफेज जिसको हम विरामावस्था भी कहते हैं, ये दो लगातार जो कोशिका विभाजन होता है उनके बीच की अवस्था होती है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। दो लगातार विभाजन कैसे, जैसे ये एक कोशिका थी, ये कितने भागों के अंदर बनती, दो भागों के अंदर। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ये लीजिए। अब ये जो कोशिका है ये कितने भागों के अंदर बंटेगी, दो भागों के अंदर बंटेगी। इसको यहाँ ले आते हैं एक बार। तो हुआ क्या देखना, ये दो लगातार विभाजन हो रहे, एक तो यहाँ पर डिवीजन हो रहा है 1 नंबर,
और ये 2 नंबर डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ये दो लगातार कोशिका विभाजनों के बीच की अवस्था है। यानी कि ये कोशिका जो यहाँ पर डिवीजन हुआ है, अब जो बीच की अवस्था क्या होगी, यहाँ पर जो ये दोनों कोशिकाएं हैं, ये दोनों कोशिकाएं ये क्या करेगी, कोशिका विभाजन की तैयारी करेगी। यहाँ पर सेल डिवीजन हुआ है, यहाँ पर सेल डिवीजन हुआ है, यानी कि दो लगातार डिवीजन हो रहे हैं, उनके बीच की जो अवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज कहते हैं। यानी कि एक कोशिका पहले दो भागों के अंदर बनती, यहाँ विभाजन हुआ, अब ये हाथ तो हाथ तुरंत ये दोनों कोशिकाएं चार कोशिकाएं नहीं बनेगी, यानी कि ये पहले कोशिका विभाजन की क्या करेगी, तैयारी करेगी। कुछ आवश्यक जो कंपाउंड है, डीएनए वगैरह है, आरएनए वगैरह है, प्रोटीन वगैरह है, कुछ कोशिकाएं हैं, उनका क्या करेगी, संश्लेषण करेगी। इसके बाद में ये चार कोशिकाएं आगे चलकर बनाएगी। तो ये बीच की जो स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज कहते हैं। और इस इंटरफेज को है फिर तीन भागों के अंदर बांटा गया है। इंटरफेज है, इस भाग को फिर तीन भागों यानी कि तीन अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है। वो अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, शुरू करते हैं हम आगे, वो कौन कौन सी अवस्था, तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं इंटरफेज को तीन भागों के अंदर बांटा गया है, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, वो एक भाग को तो हम कहते हैं G1। दूसरा जो भाग है उसको हम बोलते हैं एस फेज, है नी। और जो तीसरा भाग है इसको हम बोलते हैं G2 फेज। क्या बोलते हैं, G2 फेज। तो जीवन फेज है, जीवन अवस्था है, इसको प्रथम वर्दी अवस्था भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम वर्दी अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम वर्ती अवस्था। और जो एस फेज है, एस अवस्था है, इसको हम कहते हैं संश्लेषण अवस्था। क्या कहते हैं इसको, संश्लेषण अवस्था। इसको क्यों संश्लेषण अवस्था कहते हैं, इसका कारण है क्योंकि इसके अंदर डीएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, इसलिए इसको सिंथेसिस फेज कहा जाता है। और जो तीसरी अवस्था इसको बोलते हैं हम जिट्टो अवस्था, द्वितीय वर्दी अवस्था। द्वितीय, मैं द्वितीय लिखूंगा सिर्फ, द्वितीय वर्दी अवस्था। तो अब हम जीवन एस और G2 के बारे में हम बातें करते हैं कि जीवन क्या होता है, प्रथम वर्दी अवस्था क्या होती है। ये इंटरफेज की सबसे लंबी अवस्था होती है। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा कि कोशिका विभाजन की जो इंटरफेज है उसकी सबसे लंबी अवस्था कौन सी, इंटरफेज की। अगर नाम देगा ये इंटरफेज प्रश्न के अंदर तभी ये उत्तर होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्पेशल आपको नाम दिया जाएगा, विरामावस्था या इंटरफेज की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है इन तीनों में से। तो इंटरफेज की सबसे लंबी अवस्था होती है जीवन फेज। कौन सी होती है, जीवन फेज, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, कोशिका है वो आकार में क्या करती रहती है, वृद्धि करती रहती है। कोशिका आकार में क्या करती रहती है, वृद्धि करती रहती है। और विशेष तौर से ध्यान रखना है, इस अवस्था के अंदर विभाजन के लिए कुछ आवश्यक जो पदार्थ हैं जैसे आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण है वो इसके अंदर होता है। किसका, इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन फेज के अंदर आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसे पूर्व संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि संश्लेषण अवस्था ये है 2 नंबर वाली, इसलिए पहले आ रही। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले होता है, इसलिए जो प्रथम अवस्था है इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व संश्लेषण अवस्था कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको पूछे भाई जीवन के अंदर क्या नाटक होता है, तो जीवन के अंदर आपको बताना है, एक तो ये सबसे लंबी अवस्था होती है इंटरफेज की, और इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण। क्यों होता है, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन यहाँ पर चाहिए, इस संश्लेषण अवस्था के अंदर वापिस इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले ही इनको संश्लेषण किया जा रहा है। किस अवस्था के अंदर, जीवन फेज के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी, एस संश्लेषण अवस्था की। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में क्या होता है, डीएनए की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि डीएनए की पुनरावृत्ति का मतलब है डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए के रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए की एक प्रति से कितनी प्रतियां बन जाएगी, 2 प्रतियां बन जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि डीएनए की जो मात्रा होती है, अगर वो n है तो वो 2n हो जाएगी, अगर 4n है तो वो 8n हो जाएगी। यानी कि डीएनए की जो मात्रा होती है वो दुगुनी हो जाती है।
इसमें डीएनए की प्रतिकृति होती है, इसमें डीएनए का द्विगुणन होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, रेप्लिकेशन होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो है चीजें हैं कि परंतु नाम बदल बदल कर दे सकता है। तो विशेष तौर से ध्यान रखना है डीएनए का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है, एस अवस्था के अंदर होता है। यदि कोई कोशिका एस अवस्था पूर्ण कर लेती है, जब कोई भी कोशिका है अगर वो एस अवस्था है उसको कंप्लीट कर लेती है तो उसमें विभाजन होना निश्चित होता है, ध्यान रखना। अगर कोई भी कोशिका है इस स्टेज को अगर पूरा कर लेती है, कौन सी को, एस संश्लेषण अवस्था को अगर ये पूरा कर लेती है तो उसके अंदर विभाजन होना आगे निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। यदि कोशिका एस अवस्था पूर्ण नहीं कर पाती है, अगर आगे मतलब ये बोल रहा है यदि कोई कोशिका ऐसी है जो एस अवस्था को पूर्ण नहीं कर पाती है, मतलब उसके अंदर कंप्लीट नहीं हो रही है सिंथेसिस फेज, तो वे स्थायी रूप से जीवन अवस्था में रह जाती है। कौन सी अवस्था में रह जाती है, अगर ये कंप्लीट नहीं हो रही है तो ये स्थायी रूप से कौन सी अवस्था में रह जाएगी, जीवन अवस्था के अंदर रह जाती है। और तब इसको बोला जाता है G0 अवस्था। तब इसको क्या बोलते हैं, G0 अवस्था। तो आपको पूछे भाई ये G0 अवस्था इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कोई भी कोशिका अगर एस अवस्था है वो कंप्लीट नहीं कर पाती है, 2 नंबर वाली सिंथेसिस फेज अवस्था पूरी नहीं कर पाती है, तो स्थायी रूप से जीवन अवस्था में चली जाती है, और जिसे हम G0 अवस्था भी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, G0 अवस्था भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा उदाहरण इसका पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उनमें केवल भ्रूण अवस्था में ही विभाजन होता है, उसके बाद में इनमें विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका इसका उदाहरण है। आपको पूछे कि इसके अंदर एस अवस्था पूर्ण नहीं कर पाती है तंत्रिका कोशिकाएं और स्थायी रूप से जीवन अवस्था में रह जाती है, इसलिए इनको G0 अवस्था कहा जाता है। तो ये नाटक होता है किसके अंदर, एस अवस्था या संश्लेषण अवस्था के अंदर। नंबर 3 जो है G2 द्वितीय, जो प्रथम अवस्था थी जीवन के अंदर, जो आरएन और प्रोटीन बने थे वो डीएनए के संश्लेषण में काम आते हैं 2 नंबर में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी, 3 नंबर। 3 नंबर क्या बोल रही है, अब जो 3 नंबर है उसको हम बोलते हैं G2 या द्वितीय वर्दी अवस्था। इसको क्या बोला जाता है, G2 या द्वितीय वर्दी अवस्था। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, उस केंद्रक के आकार में क्या होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है, और आरएनए और प्रोटीन, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का इसके अंदर संश्लेषण होता है। मैं G2 के बारे में बता रहा हूँ। G2 अवस्था के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि अब आगे है ना केंद्र का विभाजन होगा, इसलिए पहले केंद्र के आकार में वृद्धि करनी जरूरी है। कुछ कंपाउंड वगैरह जो है वो संश्लेषित होते हैं, इसके कारण है वो केंद्र के आकार के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसके अंदर होता है क्या है, आरएनए है, विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन है जो आगे चलकर काम आएगी कोशिका के लिए, उनका संश्लेषण होता है। जैसे कि एक प्रोटीन है ट्यूबुलिन, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये आगे गुणसूत्रों के विभाजन के अंदर मुख्य भूमिका निभाती है, इसलिए इसका इसके G2 अवस्था के अंदर इसका क्या होता है, संश्लेषण होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन में। इसका नाम लिख देता हूँ। इस प्रोटीन को आपको जरूर याद कर लेना है। ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होती है ये गुणसूत्रों के विभाजन में आगे चलकर बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये G2 अवस्था के अंदर इसका संश्लेषण होता है। सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम, उसका विभाजन भी G2 अवस्था के अंत तक हो जाता है। ये सेंट्रोसोम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं तारक काय, उसका विभाजन भी G2 अवस्था के अंत तक हो जाता है, और ये 2 पुत्री सेंट्रिओल्स यानी कि तारक केंद्र का निर्माण कर लेता है। इसको थोड़ा सा समझना है क्या बोल रहा है ये। इसको मैं हटाता हूँ एक बार, चलो। हाँ, अब देखिए आप इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि जो एक होता है कोशिका जिसका नाम होता है सेंट्रोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम जिसको हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, तारक काय बोलते हैं, सॉरी तारक काय कहा जाता है। ये तारक काय है ये,
जिट्टो अवस्था के अंदर कितने भागों के अंदर बंट जाता है? 2 भागों के अंदर बंट जाता है। कितने भागों में बंट जाता है? 2 भागों के अंदर बंट जाता है। और जो भाग होते हैं, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? सेंट्रिओल्स कहलाता है, यानी कि तारक केंद्र कहलाता है। तारक केंद्र, जिनको हम पुत्री सेंट्रिओल्स भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में नहीं क्या बोला जाता है दोनों को? सेंट्रिओल्स, तारक केंद्र, यानी कि सेंट्रोसोम डिवीजन करके सेंट्रिओल्स बनाता है। कितने? 2 बनाता है। कौन सी अवस्था में? जिट्टो अवस्था के अंदर बनाता है। कौन सी अवस्था में? जिट्टो अवस्था के अंदर बनाता है। तो अब ये वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम जो सेकंड पार्ट है इसका केंद्र की विभाजन वाला, बाद में हम अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसलिए वीडियो को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा? मैंने बहुत अच्छी अच्छी इस वीडियो के अंदर बातें बताई। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर आगे से आगे भेजें ताकि हेल्प मिल सके। जय हिंद, जय भारत।